भाई साहब, ट्रम्प टैरिफ के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत ही सेक्सी आर्टिकल पढ़वाऊंगा जो कि फॉरेन अफेयर्स जर्नल में रिसेंटली पब्लिश हुआ था, जिसको पढ़कर आप भी बोलोगे कि ये केशव भाई, ये चीज दिखाई है ना आपने। मतलब बहुत टाइम से लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। लोग सोच रहे हैं कि भाई ट्रम्प ने क्या बिल्कुल ही अकल बेच खाई है कि अमेरिका के जो फ्रेंडली नेशंस है, जो उसके दो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है कनाडा और मेक्सिको, उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ इंपोज करने की बात कर रहा है। भाई एनिमी कंट्रीज का तो समझ में भी आता है, अगर चाइनीज गुड्स पे अमेरिकन टैरिफ लगाए तो बात समझ में आती है, रशियन गुड्स पे लगाए तो भी बात समझ में आती है। पर कनाडा और मेक्सिको ने क्या कर दिया भाई? उन्होंने ऐसी क्या क्राइम कर दिया कि उनको ऐसी सजा दी जा रही है? अब अगर आप नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट पॉल क्रूगमैन की मानोगे तो उनका तो कहना है कि भाई इसके पीछे मात्र एक ही कारण है। ट्रंप ये दिखाना चाह रहा है कि वो इंचार्ज है, बेसिकली ही कैन, देयरफॉर ही इज डूइंग इट। और जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये बेवकूफी वाला काम है, तो ट्रंप का रिएक्शन हो रहा है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो तुम रोक कर देख लो। ये देखो क्या लिखते हैं। कहते हैं माई गेस इज दैट ट्रंप इज imposing steep tariffs on Canada and Mexico just to show that he can, that it's essentially a dominance display, and the many people pointing out that it's a terrible idea probably only reinforce his determination to show that he is in charge and smarter than anyone else. तो ये तो है पॉल क्रूगमैन का व्यू कि भाई ट्रंप कह रहा है अब तो मैं करूंगा, अब तो तुम रोक कर दिखा दो मेरे को। लेकिन ज्यादा सेंसिबल और कन्विंसिंग व्यू मेरे को लगता है निकोलस मुल्डर का, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। इन्होंने फॉरेन अफेयर्स जर्नल में आर्टिकल पब्लिश करा जिसका टाइटल है द पैराडॉक्स ऑफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक वेपन, जो कि मैंने वीडियो में इनिशियली भी रिफर करा था। इसमें इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा कि भाई इकोनॉमिक कोवर्जन जब कोई देश यूज करता है अपने एलाइज के अगेंस्ट, तब वो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी होती है एज अपोज टू जब उसको यूज करा जाए अपने दुश्मनों के खिलाफ। और उसका कारण ये है कि भाई जो आपके एलाइज है उनको दिख रहा है कि आपके साथ एलाइड रहने में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक गेन है, तो वो ज्यादा लाइकली होते हैं कि आपकी बात से कंप्लाई कर जाए एज अपोज टू एनिमी कंट्रीज, जिनको तो पहले से ही दिख रहा है कि कोई फायदा तो है नहीं इनके साथ रहने में। तो अगर आप उनके अगेंस्ट इकोनॉमिक कोर्जन यूज करोगे तो वो कहेंगे चल चल, मैं तो नहीं सुन रहा तेरी। तो ये देखो ये क्या बोलते हैं। कहते हैं कोल्ड वॉर के वक्त वॉशिंगटन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स रेगुलरली यूज्ड इकोनॉमिक कोवर्जन अगेंस्ट एलाइज। जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी ट्रम्प से पहले, उनकी टोन ही तो फर्क थी। भाई ट्रम्प मुंहफट है, वो लोग मुंहफट नहीं थे, लेकिन सब्सटेंस उनकी थ्रेट्स का भी सिमिलर ही था। फॉलो यूएस पॉलिसी प्रायोरिटीज और फेस सीरियस इकोनॉमिक डैमेज। कहते भाई ट्रम्प का डिप्लोमेटिक मैनर जो है वो क्रूड है और वो डेफिशिएंट भी है स्ट्रेटेजिक फोरसाइट में, लेकिन फिर भी उसके पास एक इंट्यूटिव ग्रास्प है कि कैसे लेवरेज करना है बायलैटरल नेगोशिएशन में जब आपके अपोनेंट का आपके अगेंस्ट वीकर हैंड है। और अपनी पहली टर्म में ट्रंप की टीम ने यही लर्न करा कि भाई अगर कमर्शियली बुली करोगे राइवल कंट्रीज को तो वो इतना इफेक्टिवली नहीं होगा, लेकिन एलाइज के अगेंस्ट अगर यूज करोगे तो जल्दी से सबमिट भी कर देंगी। मतलब अब रशिया और चाइना का एग्जांपल लो, दुनिया भर की सैंक्शन लगा दी यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के ऊपर, क्या हो गया उससे? लिखते हैं द वेब ऑफ सैंक्शंस दैट प्रेसिडेंट जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेटेड टू कंस्ट्रेन रशिया हैज thus far not forced a Russian retreat on the battlefield, raised the cost of war to Moscow to intolerable levels, or compelled Russian President Vladimir Putin to drop his maximalist demands. Nor has the United States' growing thicket of export controls and sanctions on Chinese firms and technology imports extracted significant concessions from Beijing. कुछ भी नहीं हुआ इनमें से। To the contrary, these curbs have motivated China to double down on its ambition to achieve technological self-sufficiency, an effort that has yielded notable advances in chips, electric vehicles, fighter jets, renewable energy and artificial intelligence. डीप सीक के बारे में तो सबको पता चल ही गया है, लेकिन जिनका वॉशिंगटन के साथ क्लोज टाइज है जैसे कनाडा और मेक्सिको, कह रहे दे आर मोर लाइकली टू गिव इन टू थ्रेट्स एंड प्रेशर प्रिसाइसली बिकॉज दे प्राइज देयर डीप लिंक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स. The paradox of economic pressure is that Washington enjoys a much greater degree of leverage over countries that are invested in long-term alliance with it. निकोलस मुल्डर पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोलकर दिखा देते हैं। कहते भाई इन द डेकेड्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, the US government did not hesitate to impose serious economic consequences on European imperial states whose policies diverged from its wishes. और ये उदाहरण देते हैं 1948 का, जब ट्रूमन एडमिनिस्ट्रेशन धमकी देती है नेदरलैंड्स को कि भाई मार्शल प्लान के तहत हम जो आपको दाना पानी दे रहे हैं ना, जो एड दे रहे हैं, ये हम बिल्कुल विड्रॉ कर लेंगे अगर आपने इंडोनेशिया में जो आप खून खच्चर कर रहे हो ना ये नहीं रोका। भाई उस टाइम पर इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी और जो डच लोग थे वो काउंटर इंसर्जेंसी चला रहे थे उनके अगेंस्ट। भाई अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने करेक्टली एस्टिमेट करा
कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी है ना, इनको हम एज एलाइज काउंट कर सकते हैं कि कोल्ड वॉर में हमारी साइड होंगे, और ये नेदरलैंड वाले बीच में आ रहे हैं। तो ये जो उन्होंने धमकी दी थी ना कि आपका दाना पानी काट देंगे, इस धमकी से ही डच गवर्नमेंट ने 1 साल के अंदर अंदर इंडोनेशिया को इंडिपेंडेंस दे दिया। फिर 1956 का एग्जाम्पल लो, कह रहे यूएस इकोनॉमिक प्रेशर एंडेड अनदर यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेडिशन, द स्विस वॉर। फ्रांस, इजराइल और यूके ने मिलकर इजिप्ट पे हमला कर दिया था, और आइजनहावर एडमिनिस्ट्रेशन ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई साहब ब्रिटेन, जो तुम ये लड़कर आई हो ना वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद जो तुम्हारी नाजुक अर्थव्यवस्था है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप यहां से भगे नहीं तो 2 मिनट से पहले खाली हो जाने चाहिए यहां से। लिखते हैं, आइजनहावर टोल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंथनी ईडन पॉइंटेडली that if you don't get out of Port Said tomorrow, I will cause a run on the pound and drive it down to zero. औतात में बिल्कुल ऐसी थ्रेट चल रही है। Eden was in no position to resist and promptly gave away. Similar threats against Paris and Tel Aviv also secured the withdrawal of French and Israeli forces. The Suez crisis was a humiliation for London and marked the end of British imperial ambitions in the Middle East and Asia. इसीलिए आपको दिखेगा कि अमेरिका के खिलाफ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है या फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो इतना एंग्री है कि भाई इसराइल ने गाजा के अंदर ऐसी तैसी मार रखी है, अमेरिका क्यों नहीं रोक रहा। आज अमेरिका बोल सकता है इसराइल को औतात में, ये पहली बोल देता, और ये सब होता ही नहीं। पर नहीं, वो अकम्प्लिसेस है इसमें। अब ये सोचने वाली बात है कि एक टाइम था जब आइजनहावर जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट मुंह पे बोल देते भग जाओ यहां से, आज लेकिन उनके साथ होते हैं। ऐसा क्यों है? दिस विल बी अ टॉपिक आई विल कवर इन सम अदर वीडियो। फिर कहते हैं वॉशिंगटन ने लेवरेज करे अपने ट्रेड टाइज और सिक्योरिटी सपोर्ट फॉर ईस्ट एशियन एंड वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज टू फोर्स देम इनटू कंसेशन। जैसे 1970s में साउथ कोरियन का जो प्रेसिडेंट था, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट, वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम परस्यू कर रहा था। फोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने यूज करी थ्रेट्स टू फ्रीज यूएस गवर्नमेंट लैंडिंग एंड रिकंसिडर इट्स एंटायर सिक्योरिटी रिलेशनशिप विद साउथ कोरिया टू फोर्स सियोल टू गिव अप दीज एम्बिशंस। फिर 1980 में कह रहे रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने कमर्शियल पेनल्टीज इंपोज करने से या फिर ट्रेड सैंक्शन जापान के अगेंस्ट लगाने में शाय अवे नहीं किया, जो कि एलाई था उस टाइम पर। उस टाइम पर जापानीज कंपनीज जो है पीट रही थी अमेरिकन कंपनीज को, ये मैनेजमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाते हैं। टू प्रिवेंट कंट्री फ्रॉम फ्लडिंग द यूएस मार्केट विद इट्स गुड्स, तो जापान के अगेंस्ट भी यूज करा। तो हिस्ट्री तो पूरी भरी पड़ी है कि एलाइज पे जब आप डंडा करोगे वो एकदम लाइन में आ जाएंगे, लेकिन जो आपके एडवर्सरीज है वो शायद इतना ना माने। अब आप ट्रंप के पहले कार्यकाल का एग्जाम्पल ले लो। कहते हैं कि भाई ट्रंप ने इनिशियली अटेम्प्ट करा कि इकोनॉमिक कोर्जन यूज करी जाए विरोधियों के प्रति, जैसे कि मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान एंड वेनेजुएलास ऑयल एक्सपोर्ट्स, जिसका क्रिपलिक इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ भी, लेकिन उससे कोई पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं हुआ, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ इन देशों में। ट्रंप ने मेजर सैंक्शंस बिल पास करवाए अगेंस्ट ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया इन 2017, और यूएस का इकोनॉमिक असॉल्ट भी हुआ अगेंस्ट हुआवे, ZTE एंड अदर चाइनीज टेक जायंट्स। Trump's open tariff war against China resulted in a trade deal in 2020, लेकिन बेजिंग ने अपनी कमिटमेंट मीट ही नहीं करी इंक्रीज परचेज ऑफ अमेरिकन गुड्स की। और कह रहे 8 साल के बाद ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया हैव ओनली ड्रॉन क्लोजर टुगेदर एंड डेवलप्ड मोर न्यूक्लियर वेपन्स एंड एनरिचमेंट कैपेसिटी, व्हाइल चाइनीज टेक फर्म्स लेड बाय हुआवे हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर देन एवर। Almost everywhere Trump tried economic coercion against adversaries, the results were lackluster or counterproductive. लेकिन ये फेलियर दे स्टैंड इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू ट्रम्प सक्सेसफुल प्रेशर ऑन एलाइज ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म। जैसे कि ये कह रहा है कि भाई इसने नेफ्टा बिल्कुल ही टीयर कर दिया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एंड रिप्लेस्ड इट विद अ न्यू पैक्ट दैट सिक्योर्ड सम जेन्युइन गेन्स फॉर यूएस फर्म्स एंड वर्कर्स। देन इन 2019 Trump used sanctions to force Turkey, a fellow NATO member, to rein in its proxies fighting US-backed Kurdish forces in Syria and obtain the release of a detained American pastor. और उसके अगले साल Washington again imposed economic penalties on Turkey for buying Russian S-400 anti-aircraft missiles. Although no official concession has been made, Turkey seems to have quietly dished the system. The apparent lesson here कि अगर आप इकोनॉमिक प्रेशर हीप करोगे अगेंस्ट यूएस एडवर्सरीज तो वो फेल हो सकता है, लेकिन एलाइज को अगर आप बुली करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ट्रंप ये ही दिमाग कर रखकर इस बारी में ये काम कर रहा है। Instead of launching an all-out economic warfare, the president has indicated his interest in forging a new nuclear agreement with Iran, rekindling economic ties with Russia, and inking an enlarged trade deal with China, all while putting more coercive pressure on partners dependent on US security assistance and market access. लेकिन वहां जो यूएस में पॉलिटिक्स चल रहा है वहां पर क्या ट्रम्प की बदनामी हो रही है कि देखो दुश्मनों पे तो ये सॉफ्ट जा रहा है,
और जो हमारे दोस्त हैं उन पे टफ जा रहा है, व्हेन एक्चुअली हिस्टोरिकली काम ही ये करता है। कहते हैं कि भाई द साइज ऑफ यूएस मार्केट गिव्स वॉशिंगटन कमर्शियल थ्रेड्स पर्टिकुलर पोटेंसी विद इट्स नॉर्थ अमेरिकन ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब कनाडा का एग्जांपल लो, इतनी हाईली डिपेंडेंट है यूएस डिमांड पे, 3/4 जो कैनेडियन एक्सपोर्ट्स है और 98% उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स वो अमेरिका को जा रहे हैं। मैक्सिको कह रहे हैज बीन अ ग्रेट बेनिफिशियरी ऑफ इंक्रीज चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, making it an obvious battleground in the new phase of US-Chinese trade war that now looms. Still, the United States remains Mexico's largest trading partner, which gives Washington significant leverage. अब सोचो, 3/4 अगर एक्सपोर्ट कनाडा के अमेरिका में जा रहे हैं, 90% या 98% ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जा रहे हैं, तो अगर वो वहां ऐसे मरोड़ेगा कनाडा की, तो कनाडा को कंप्लाई करना पड़ेगा भाई। ऐसे कह रहे हैं कि भाई ट्रंप लाइकवाइज एंजॉयज अ स्ट्रांग पोजीशन इन हिज अटेम्प्ट्स टू कन्विंस डेनमार्क टू सेल ग्रीनलैंड। अब ये जो छोटी सी निक्की जई नॉर्डिक कंट्री है, इट इज रिलायंट ऑन यूएस मार्केट। लिखते पिछले कुछ सालों में द पॉपुलैरिटी ऑफ द वेट लॉस ड्रग्स Ozempic and Wegovy in the United States has turned their manufacturer, the Danish pharmaceutical company Novo Nordisk, into the most valuable company in the European Union. और Novo Nordisk की जो annual sales है यूएस में, that is growing at 30% annually, 30% annually. जो total net sales है, it amounts to 42 billion US dollars, जो कि 10% है डेनमार्क की जीडीपी का। तो कह रहे सच डिपेंडेंस ऑन इमेंस सेल्स टू द यूएस मार्केट मेक द कैनेडियंस, मैक्सिकन्स एंड द डेन्स एल्योरिंग टारगेट्स फॉर इकोनॉमिक ब्लैकमेल। लेकिन फिर लिखते हैं रिस्क ऑफ ओवररीच। कहते भाई जो कंडीशंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एग्जिस्ट करती थी, विच मेड थ्रेट्स अगेंस्ट एलाइज सो इफेक्टिव, वो अब बदल चुकी है, क्योंकि भाई यूएस इकोनॉमी अब उतना डिपेंडेंट नहीं है ट्रेड पर। आज के टाइम पर यूएस जीडीपी का 24% हिस्सा ट्रेड से आता है। कनाडा में फिगर 73% है, मैक्सिको में 67% और चाइना के लिए 37%। तो इसका एक इंप्लीकेशन तो ये है, क्योंकि यूएस जीडीपी का लोअर परसेंटेज पोर्शन जो है वो ट्रेड से आ रहा है, तो अगर ट्रेड वॉर यूएस करता भी है तो वो यूएस के लिए लेस कॉस्टली है और इन कंट्रीज के लिए ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है, क्योंकि भाई कम पोर्शन अब आपका जीडीपी का ट्रेड से आ रहा है, तो आपका इन्फ्लुएंस भी तो कम हो गया। तो कह रहे यूनाइटेड स्टेट्स हैज लेस ओवरऑल कमर्शियल इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड नाउ देन इट डिड इन पास्ट डेकेड्स। Other parts of the world are now larger trading zones, offering alternatives to countries who want to avoid being strong-armed by the Washington. कहते पिछले दशक में United States' presence in world trade has declined in all areas except tech and fossil fuels. कह रहे when Trump first entered office in 2017, US exports and imports accounted for roughly 6.5% of world economy. By the beginning of this year, this figure has fallen by 1/5 to 5.2%. ऐसी कंडीशंस में there is a significant chance that Trump's effort to subordinate America's partners will backfire by hastening the dissolution of US hegemony. Over the last 8 years, the world economy has thus come to revolve less around the US. China बन चुका है principal trading partner to attract more countries in the world, और रीजनल ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो भाई ये भी एक ट्रिकी एरिया है, इसको ट्रिकी वे में खेलना पड़ेगा। लेकिन इनसाइट देखो क्या ज़बरदस्त है कि भाई फ्रेंडली नेशंस को अगर आप पनिश करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे कंपेयर टू अगर आप एनिमी कंट्रीज को करोगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस में आपके पास लाता रहूं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।